नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटेक फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे साइंस विज्ञान की क्लास रहेगी। एमपीटीईटी वर्ग 2 की बात करेंगे और जो आज का चैप्टर रहेगा गति, बल और दाब से हम प्रश्न करने वाले हैं। और एक क्लास नंबर आपकी 11th नंबर क्लास है। इसके पहले 10th क्लास जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। 4 PM में डेली हमारी साइंस की क्लास होती है। इसके बाद 7 PM में आपके जो फर्स्ट पार्ट 30 अंक का है उसकी क्लास होगी। तो 7 PM में लाइव क्लास सभी को नहीं चुकना है, 30 नंबर कन्फर्म करना है। तो 7 PM की इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जो अदर आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गया है, तो प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए। प्रश्न दिया गया है, चाल समय ग्राफ के ढलान को ज्ञात करते हैं। पिंड की चाल के द्वारा, पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड का त्वरण या पिंड की गति की दिशा। सभी लोग बताइए। चाल समय ग्राफ के ढलान को ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात कर सकते हैं? किससे ज्ञात करते हैं? पिंड के त्वरण के द्वारा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। अवमंदित गति, त्वरित गति, असमान या एक समान गति। जब वस्तु स्थिर गति के साथ एक पथ पर अग्रसर होती है तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाता है। और जब कोई वस्तु समय के बराबर अंतराल में समय दूरी तय करती है तो यह एक समान गति के साथ चलती है। तो एक समान जो गति दिया गया है, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है, कहीं और से नहीं। प्रश्न सीधे आपके एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। कोई वस्तु है, अगर कोई दुगना कर दिया जाता है तो उसे रोकने के लिए सापेक्ष दूरी दोगुनी होगी, 3 गुनी होगी, 4 गुनी होगी या 8 गुनी होगी। सभी कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक हवाई जहाज 75 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़कर 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी की बात करें। कितनी दूरी तय करेगा 10 सेकंड? 930 मीटर, 1200 मीटर, 1065 मीटर या इनमें से कोई नहीं। एक हवाई जहाज जो है 75 मीटर प्रति सेकंड से गति करती है और सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकंड रॉकेट छोड़ती है। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़कर कितनी हो जाती है? 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी बताना है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? अगर आपसे बन रहा है तो आप लोग वीडियो अभी पॉज कीजिए और आंसर हमें बताइए। तो दूरी ए बराबर हमारा का क्या होगा? डेल भी अपान डेल टी, बी त्वरण बटे समय। और डेल भी का हमारा मान कितना आ जाएगा? 120 माइनस 75 अपान 6 इक्वल टू 35 बटे 6, सॉरी 45 बटे 6, 45 बटे 6 यानी कि 7.5 मीटर पर वर्ग। ए का मान हमारी वैल्यू कितनी आ गई? ए बराबर 7.5 मीटर वर्ग सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रथम 6 सेकंड में तय की गई दूरी हमारा निकाल लेंगे। ए का मान हमारा आ गया, ए का मान आ गया 7.5 ms।
तो प्रथम 6 सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी s बराबर 75 गुणे 6 धन 1/2 गुणे 7.5 गुणे 6 का वर्ग। तो s की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 450 धन 135, यानी s बराबर 585 मीटर वैल्यू आ जाएगी। 585 आपके ऑप्शन में नहीं दी गई है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो 10 सेकंड दिया गया, अभी 6 सेकंड का हमने निकाला है। अभी हमारे जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई जो दूरी दी गई, उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखिए, अंत के 4 सेकंड में तय की गई दूरी 6 सेकंड का हमने निकाल लिया, अंत में 4 सेकंड के तय की गई दूरी को निकालेंगे क्योंकि टोटल 10 से निकालना है। तो 4 गुणे 120 बराबर 480 मीटर। तो 480 ये जोड़ लीजिए और 585 वो जोड़ लीजिए, यानी 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी? 585 धन 480, 5 8 8 16, 5 6 9, 1065 मीटर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा 10.2 सेकंड, 20.4 सेकंड, 30.3 सेकंड, 40.4 सेकंड होगा। सभी लोग रफ पेन लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी से आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें तो बेहतर होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अधिकतम ऊंचाई पर जो v का मान होता है 0 होता है, इसलिए पिंड के ऊपर तक पहुंचने में लगा समय, समीकरण क्या हो जाएगा? u बराबर v माइनस ग्रेटर देन से, t बराबर क्या आ जाएगा? u अपान g। u का मान 100 है, g का मान 9.8 बराबर 10.2 सेकंड। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो g का मान 9.8 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। सभी लोग यहाँ पे बताइए। जी हाँ, एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन का सलूशन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पत्थर की चाल हमारी दी गई 20 मीटर प्रति सेकंड दी गई, तो नीचे पत्थर की चाल हमारी क्या हो जाएगी? u बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, यानी कि u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, यानी कि -20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे g का मान कितना है? 9.8 है, ठीक है, गुणे 200। 200 मीटर ऊंचाई कितनी दी गई? 200 दिया गया है ना, तो हमें वैल्यू क्या निकालना है? u स्क्वायर प्लस 2gh। u स्क्वायर 20 दिया गया, -20, तो -20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे g त्वरण 9.8 गुणे 200 ऊंचाई, तो बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 4320 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए u बराबर 65 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 65 मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है 65, तो 65 आपको देख सकते हैं दिया नहीं गया है, तो 65 राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है
यदि वह 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंडों में S2 दूरी तय करे तो S1 S2 के बीच संबंध होगा। तो S1 और S2 के बीच यहाँ पे संबंध की बात कर रहे हैं। NCERT का बेस्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक से पूरा निचोड़ लाया गया है। ठीक है, तो S1 और S2 के बीच जो है संबंध हमें बताना है। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी पहले निकालेंगे। तो प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी S1 बराबर 1/2 AT स्क्वायर माइनस 1/2 A2 का स्क्वायर बराबर 2A। यह हमारा पहला समीकरण बन जाता है। कुल समय 4 सेकंड में चली गई दूरी S1 प्लस S2 बराबर 1/2 A4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8A। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1, 2 से ध्यान दीजिए, अब करेंगे सॉल्व। समीकरण 1, 2 से 2A प्लस S2 बराबर 8A आ जाएगा, यानी कि S2 बराबर 8A माइनस 2A। तो S2 बराबर 6A आ गया, इसलिए S2 अपान S1 बराबर 6A अपान 2A इक्वल टू 2 त्रिकाई 6 3 आ जाएगा, यानी कि S2 बराबर 3S1 आ जाएगा। S2 बराबर 3S1 किस में दिया गया है? सी ऑप्शन जो दिया गया है 3S1 इक्वल टू ST या S2 बराबर 3S1। ठीक है, सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाएगा? सभी लोग बताइए। एक इलेक्ट्रॉन चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार हमारा कह रहा है U इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, A बराबर 1 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड कह रहा। तो V बराबर कितना आ जाएगा? 2U आ जाएगा। तो समीकरण V बराबर U प्लस AT से, तो समीकरण बराबर T की मान हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 × 10⁻⁴ बटे 10⁻15 गुणे नहीं आएगा, बराबर इतना ही होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻⁻11 सेकंड आ जाएगा। 5 × 10⁻⁻11 सेकंड, यानी कि पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। NCERT के सारे क्वेश्चन हैं, सारा निचोड़ आपको है। अगले प्रश्न की बात करूंगा। 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई मोटर कार के ब्रेक इस प्रकार लगाए जाते हैं कि इसकी गति का मंदन 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से हो। विरामावस्था में जाने से पूर्व कार द्वारा चली गई या तय की गई दूरी बताना है। 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई है। NCERT का क्वेश्चन मिल जाएगा, बुक का पूरा निचोड़ है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हमारा दिया गया है V का मान 0 दिया गया है, U की वैल्यू 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, यानी कि इसको अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 43.2 × 5/18 है, क्योंकि वैल्यू हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 5/18 का गुणा कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। क्या आएगी? 12 मीटर प्रति सेकंड। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो 5/18 गुणा करते हैं, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो 18/5 का करते हैं। तो किलोमीटर से हम नीचे आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या है 5/18 का गुणा करेंगे।
मंदन देखते हैं, ए की वैल्यू -60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है और समीकरण भी बराबर क्या आ जाएगा, u² + 2as। तो भी की वैल्यू 0 दी गई है, तो 0 बराबर 12 का वर्ग -2 इंटू 0.6 इंटू एस। यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12² बटे 2 गुणे 0.6 यानी कि 144/12 यानी कि 120 मीटर्स। तो 120 मीटर्स यानी कि पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी लगभग। एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, यह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी लगभग कितने सेकंड में पार कर जाएगी। देखिए, यदि गेंद को 10 मीटर गिरने में लगा समय t1 है तथा 12 मीटर गिरने में लगा जो समय है वह आपका t2 है। 10 मीटर गिरने में t1 और 12 मीटर में t2 दो समय है। तो समीकरण हमारा h बराबर 1/2 GT² से, h बराबर 1/2 GT² से बराबर √2h/g। तो t1 की वैल्यू जो हमारी निकल आएगी वह √2 सेकंड निकल के आ जाएगी और t2 की जो हमारी वैल्यू निकल जाएगी √2.4 सेकंड निकल के आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, t2 माइनस t1 कर लेंगे तो 0.13 सेकंड के लगभग आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए t समय लगता है, उसे अधिकतम ऊंचाई के 3/4 तक जाने के लिए समय लगेगा। कितना समय लगेगा सभी लोग बताइए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए t समय लगता है, उसे अधिकतम ऊंचाई 3/4 तक जाने में कितना समय लगेगा। देखिए, अधिकतम ऊंचाई a तक जाने में लगा समय t बराबर ऊंचाई h गिरने में लगा समय, तो h = 1/2 GT²। तो t बराबर हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, t बराबर, क्योंकि t स्क्वायर में है इसलिए अंडर रूट में बाकी संख्या आ जाएगी, तो 2h/g बराबर t/2। अगर इसमें यदि ऊंचाई जो है आपकी h/4 ऊंचाई गिरने में लगा समय 3/4 कर रहा है, तो ऊंचाई को हम h/4 कह रहे हैं, लगा समय t1 बराबर, फिर से निकालिए, t1 बराबर √h/2g बराबर t/2 अगर दिया है तो शेष ऊंचाई 3/4h में लगा समय क्या आ जाएगा, बराबर t माइनस t/2 बराबर t/2, अतः 3/4h ऊंचाई में लगा समय कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। देखिए, कोई भी वस्तु एक समान वेग से अगर चल रही तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से में 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 यूनिट द्वारा उठाया जाता है, इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी। 10 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, ठीक है, यूनिट नहीं, न्यूटन द्वारा दिया गया है। तो रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी। इसमें देखिए, प्रयुक्त जो शक्ति होगी वह 200 वाट हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 200 वाट इज द राइट आंसर।
ठीक है, क्या इसको भी समझना चाहते हैं कि ये 200 वाट कैसे हुआ? सभी लोग बताइए, क्या इसका भी सलूशन निकालना ज़रूरी है? क्या आप समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पर F बराबर जो दिया गया है 100 न्यूटन दिया गया है, H बराबर 20 मीटर दिया गया है, T बराबर 10 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो हमें फार्मूला निकालना है, सूत्र निकालिए। शक्ति P बराबर क्या होता है? कार W बटे समय T। तो P बराबर W बटे T, यानी कि P बराबर क्या आ जाएगा? P तो हमें वैल्यू निकालना है और P हमारा प्रयुक्त शक्ति जो है वह P है। तो कार बटे W यानी P बराबर F डॉट S बटे T। तो F डॉट S बटे T, F का मान हमने 100 निकाला था, तो P बराबर 100 इंटू 20/10, 0 से 0 कट गया, 100 गुणे 2 200 आ जाएगा। तो हमारी P की वैल्यू 200 वाट आ जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा कुल कार्य होगा 200 जूल, 400 जूल, 600 जूल या 700 जूल होगा। सभी बताइए। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। देखिए राइट ऑप्शन 400 जूल होगा, बट कैसे होगा ये भी जान लीजिए। कार बराबर एफ.एस. कॉस थीटा होता है। कार बराबर एफ.एस. कॉस थीटा होता है। एफ का मान 40 दिया गया है एंड 20 मीटर दिया गया है एंड कॉस 60 दिया गया है। 60 कोण दे रहा है ना, तो कॉस 60 कर लेंगे, यानी कि 40 गुणे 20 कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 40 20 गुणे 1/2 काट दीजिए, 40 गुणे 10 बचेगा, तो 40 गुणे 10 यानी 40 दाम 400 जूल आ जाएगा, क्योंकि बल का जो यूनिट है वह जूल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए। तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की बात करेंगे। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलकों में। अगला प्रश्न है, 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है और यह 40 सेंटीमीटर दूरी स्थित खूंटियों पर रखा है। उसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लटकाकर छड़ को उल्टाया जा सकता है। केंद्र से खूंटी की दूरी होगी। सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है और यह 40 सेंटीमीटर दूर स्थित खूंटियों पर रखा है। उसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लटकाकर छड़ को उल्टाया जा सकता है। केंद्र से खूंटी की दूरी है। सभी लोग सॉल्व कीजिए। चलिए राइट आंसर हम बता देते हैं। राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। कैसे होगा देखिए, जब दंड उलटने की स्थिति में होगा तब जो इसका एक डायग्राम होता है, तो सी के सापेक्ष अघूर्णन लेने पर हमारा सीधे डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा। 40 गुणे एक्स कर लेना है। 40 गुणे एक्स बराबर होता है 10x इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो 40x बराबर 1000 माइनस 10x, यानी कि 50x बराबर 1000। तो x बराबर 1000 बटे 50 यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरों में 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम के पिंड लटके हैं। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र 7 किलोग्राम वाले पिंड से होगा। 4.5 मीटर की दूरी पर होगा, 3.5 मीटर की दूरी, 5.0 मीटर या 3 मीटर की दूरी की बात करें तो राइट ऑप्शन होगा 4.5 मीटर की दूरी पर। कैसे होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि द्रव्यमान केंद्र जो है 7 किलोग्राम वाले पिंड की से दूरी जो है d मान लीजिए, d दूरी पर। तो आघूर्णों का नियम हम जानते हैं कि 7 इंटू डी इजकल टू 9 गुणे 8 माइनस डी, आघूर्णों का नियम है। तो इस फार्मूले से हम देखेंगे 16d इजकल टू 9 गुणे 8 हो जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि 9 7 16 होता है। 16d बराबर 9 गुणे 8 यानी d बराबर क्या जाएगा 72/16, 9 8 72, 4.5 आपका मीटर वैल्यू आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक समान धरन जिसका भार 120 किलोग्राम तथा 16 मीटर लंबी है, दो व्यक्तियों द्वारा उठाकर ले जाई जाती है, जबकि दुर्बल व्यक्ति एक सिरे पर भार लेता है। वह जिस जिस पर ताकतवर व्यक्ति को धरन पर टेक लगाना चाहिए ताकि वह 80 किलोग्राम का भार उठा सके। अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और इसी प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। इसके पहले इसलिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग आप लोग तैयार रहिए, इसलिए रफ पेन लीजिए और प्रिपरेशन में तैयार हो जाइए। तो दूसरे सिरे पर जो रहेगा वह आपका 4 मीटर पर रहेगा। कैसे रहेगा इसको सॉल्व करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसको सॉल्व करने के लिए? सभी लोग बताइए। 5 सेकंड का वक्त है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं क्या होगा। आप सभी लोग तैयार हैं? देखिए यहाँ पे टोटल जो है भार हमारा दिया गया है 120 किलोग्राम, 16 मीटर लंबी है, एक समान धरन की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा 80 किलोग्राम वाला होगा वह क्या होगा ताकतवर वाला होगा और इससे जो 120 वाला होगा वह कमज़ोर होगा। ठीक है, टोटल आपका 120 है, टोटल भार 120 है और एक का 80 दिया गया तो दूसरे का 40 होगा, तो 40 दुर्बल आ जाएगा, 80 ताकतवर वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोगों ने? तो बिंदु के अपेक्ष जो है हमारा आघूर्ण लेंगे तो 80 गुणे x बराबर 40 गुणे 16 माइनस एक्स, तो 2x प्लस x इक्वल टू 16, क्योंकि 40 दो एक्स बचेगा, कट जाएगा तो 2x प्लस एक्स यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16, तो x बराबर 16/3 यानी 5 सही 1/3, तो 5 सही 1/3 जो दिया गया है दूसरे सिरे से 5 सही 1/3 मीटर आ जाएगा। इसका देखिए डायग्राम मैं बना देता हूँ, डायग्राम नहीं बनाया था, इसके लिए डायग्राम देखिए क्या होगा। इसका डायग्राम जो होगा ये होगा, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। यहाँ पे 80 kg भार होगा, यहाँ पे 40 kg भार होगा, ये दुर्बल होगा जो पहला सिरा कहलाएगा, ये ताकतवर होगा जो दूसरा सिरा कहलाएगा। ये पूरी यहाँ तक की जो बिंदु हमारा ये सी हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी आपकी x है और यहाँ पे हो जाएगी 16 माइनस एक्स।
यहाँ पे जो मीटर में लंबी होगी 16 मीटर हो जाएगी और यहाँ पे 120/16x हो जाएगी। ठीक है, तो बिंदु सी के सापेक्ष जो ये दिया गया है इसके अघूर्ण हम निकाले हैं, तो 80x बराबर 40 गुणे 16 - x कर लेना। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक वह उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तित नहीं होती जब पर वो उसे बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका कारण होता है आपका जड़त्व। क्या है? वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना होने का कारण ही जड़त्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने से ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं और अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है। सेब गिरेगा, तो ये सेब कहाँ गिरेगा? एक बार प्रश्न को रिवीजन करते हैं। एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने से ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है, तो सेब कहाँ गिरेगा? बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कभी। तो उसके भाई के हाथ से कुछ ट्रेन के चलने की दिशा में गिरेगा। कहाँ पर गिरेगा? उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में गिरेगा, क्योंकि भार हमेशा देखते हैं हमारा कहाँ होता है? जहाँ पर ट्रेन चल रही होती है, जिस दिशा में गतिमान होता है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके भाई के हाथ से कुछ दूर के चलने की दिशा में गिरेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 1 किलोग्राम भार का मान कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से गति करती है तो लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल होगा, जिसका जी का मान भी दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मान भी दे दिया गया है, जी का मान ऑलरेडी दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो R = mg+a, यानी 75 10 + 2, तो 75 गुणे जो है 10 + 2, तो 10 + 2 12 गुणे 75 कर लीजिए, 900 न्यूटन आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो। क्या करना है? आरोपित बल R बराबर m × g+a कर लेना है। जी के वैल्यू 10 दी गई है, m आपका दिया गया 75 किलोग्राम और a का मान 2 ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, इस फार्मूले से आपको सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा 5 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक पिंड पर गिरता है। पिंड के साथ लगभग 0.05 सेकंड तक संपर्क में रहने के पश्चात यह 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो बल जिसमें हथौड़ा ऊपर उठेगा कितने न्यूटन का होगा? सभी लोग बताइए। एक किलोग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा 5 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 220 न्यूटन। कैसे होगा देखिए। हथौड़े का प्रारंभिक वेग जो होगा v1 बराबर √2gh1, यानी कि √2 गुणे 10 गुणे 5 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। और हम जानते हैं कि F del t बराबर P होता है, तो F बराबर del t का मान 0.05 बराबर mv1 बराबर mv2 का मान 1 दिया गया है। mv1 mv2 का मान कितना दिया गया है? 1 गुणे 10 की घाते
-1 इंटू -1 बराबर वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। यानी कि F इक्वल टू जो मान आ जाएगा भाई 11/0.08 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा वैल्यू कितना होगा 220 न्यूटन के, क्योंकि F का मान दिया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 150 किलोग्राम की एक तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग होगा। ठीक है, अब वेग पूछा जा रहा है, क्योंकि बंदूक चलती है तो झटका पीछे मारता है ना, वही वेग आपके तोप के गोले में भी पीछे झटका आता है। तो वह जो झटका आता है उस झटका का वेग पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा 0.6 मीटर प्रति सेकंड। कैसे होगा? संवेग संरक्षण के नियम से होगा। संवेग संरक्षण का नियम के अकॉर्डिंग 150 गुणे u गुणे 1.5 गुणे 60 बराबर 0। तो 150 u प्लस 90 बराबर 0। तो u बराबर क्या आ जाएगा 90/150, यानी कि -0.6 मीटर प्रति सेकंड। तो माइनस भी अगर ऑप्शन में दिया रहे तो घबराना नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि पीछे हटने का वेग है इसलिए माइनस में। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अगला प्रश्न है 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के नियम वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर कितना परिणामी बल कार्य कर रहा है? 0, 50 न्यूटन, 0.5 न्यूटन या 15 न्यूटन कर रहा है। तो 0 कर रहा है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के नियम वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड का कितना परिणामी बल कार्य कर रहा है? 0 कर रहा है। तो इसका क्या आप लोग सलूशन भी चाहते हैं या आप आंसर से संतुष्ट हैं? सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका सलूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए फटाफट अंदाज में। चलिए सलूशन जान लेते हैं दोस्तों। बल बराबर बल F बराबर ma होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 किलो दी गई है। तो त्वरण A का मान जो है निकालेंगे, तो त्वरण A बराबर क्या आ जाएगा? डेल V अपान डेल T आ जाएगा। और पिंड का जो 10 मीटर प्रति सेकंड के नियम वेग से जो है सरल रेखा में चल रही है, तो नियत वेग दिया गया है। नियत वेग मतलब एक समान वेग, तो डेल V अपान डेल T बराबर क्या आ जाएगा? 0/डेल T आ जाएगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो त्वरण हमारा क्या यहाँ पे 0 आ गया। जब त्वरण हमारा 0 आ जाएगा तो F बराबर m गुणे 0 अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका 0 होगा। F का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि त्वरण 0 है और गुणा में होगा। गुणे में किसी भी संख्या से 0 से गुणा करेंगे वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, बाकी अगली क्लास जो है आपके करेंगे। आई होप सारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और डेली क्लास 4 PM में आपके साइंस की क्लास अपलोड हो जाती है आपके यूट्यूब जायसवाल कोचिंग सेंटर चैनल पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट पार्ट कल आएंगे, क्लास को कंप्लीट करेंगे। और 7 PM में पहले पार्ट की लाइव क्लास होगी। 30 नंबर पक्का कीजिए विथ जायसवाल कोचिंग सेंटर। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 TT फैमिली, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।